चलो बेटे अभी ऐसा करते हैं कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम की जो हम रिवीजन कर रहे हैं, एक हमारे पास क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड जो भी इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैंने देखा ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। और इसमें एक ये भी बात है कि जो 500 यूनिट्स हैं उसमें काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट करे हुए हैं। तो हम पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या MCQs जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद फिर चैप्टर वाइज जो बड़े क्वेश्चन होंगे उन्हें चैप्टर वाइज डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? ठीक है। तो ये हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं MCQs से। जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए बेटे क्या है। चूज द राइट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन आफ्टर एवरी क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन के साथ जो ऑप्शन दिए उनमें सेलेक्ट करना है। पहला है द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप बच्चे भी बताइए, कोशिश करिए। न्यूटन पर कूलम। वेरी गुड। SI यूनिट इसका क्या है? न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। देखो बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। फोर्स डिवाइडेड बाय, तो फोर्स के लिए यूनिट हो जाएगी न्यूटन, चार्ज के लिए हो जाएगी कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इसका SI यूनिट हो जाएगा। अच्छा, क्या कोई और इसका SI यूनिट और भी है? आपने एक फार्मूला ये भी स्टडी किया होगा बेटे, E = V डिवाइडेड बाय L अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो इसका SI यूनिट ये भी बनता है। V के लिए अगर हम यूज करें वोल्ट और लेंथ के लिए मीटर, तो वोल्ट पर मीटर इज ऑल्सो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलो वो यहाँ पर दे नहीं रखा है, अगर दे रखा होता और एक ऐसा ऑप्शन होता कि बोथ दिस एंड दिस, तो ऐसे भी हमें जानकारी होनी चाहिए। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल चार्ज इच। एक सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इन चारों ऑप्शन में से देखिए असिमेट्रिक, साइलेंड्रिकली सिमेट्रिक, स्फेरिकली सिमेट्रिक या नन ऑफ द अबव। स्फेरिकली सिमेट्रिक। ये कह रहे हैं कि एक सिंगल चार्ज है, मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई एक चार्ज है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इसके चारों तरफ वो कैसा होगा? तो वो स्फीयर बनता है ना बेटे। हाँ जी, स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। क्लियर हुआ? साइलेंड्रिकली सिमेट्रिक कब होता? साइलेंड्रिकल सिमेट्री कब आती? जब कैसा चार्ज होता है हमारे पास? लाइन चार्ज। बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने जवाब दिया। अगर लेंथ के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तब हमारे पास साइलेंड्रिकल सिमेट्री का इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। गॉस थ्योरम में हमने एप्लीकेशन भी करी है। यस और नो? ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन बच्चा बताएगा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? I = वेरी गुड, I = NEAVD। यहाँ पर n क्या है बेटे? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या मतलब है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। कोई दिक्कत यहाँ तक? E क्या है बेटे? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। A क्या है बेटे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ, यानी मान लीजिए कुछ इस प्रकार से हमारे पास कंडक्टर है, तो ये वाला एरिया जो है वो A। क्लियर हुआ? एंड व्हाट इज VD? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर हुआ? ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फार्मूला है? ये भी इससे रिलेटेड है, तो थोड़ा ये भी बात कर लेते हैं। E tau by m। क्या यहाँ पर वेक्टर और यहाँ पर वेक्टर लगा दें? यहाँ माइनस साइन लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है जी। अभी हमने ये जो फार्मूला किया I = NEAVD, क्या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं? NEAVD की जगह हम लिख दें E tau डिवाइडेड बाय m। कोई दिक्कत? और इस E की जगह नेक्स्ट स्टेप में हम लिख दें V/L। क्या लिख दें बेटे? E का स्क्वायर हो जाएगा 2 बार, इसलिए NE² A tau by m। E की जगह क्या आ जाएगा? V/L। अभी बताया था V/L होता है E की वैल्यू। क्यों होता है बेटे? कब होता है? क्योंकि अगर ये कंडक्टर है जिसके चारों तरफ चारों तरफ नहीं, दोनों एंड्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस V लगाया है, और ये लेंथ अगर L है, तो इस पूरे के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है बेटे, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ही V/L होती है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पूरे कंडक्टर में। कोई डाउट किसी बच्चे को? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से गॉस थ्योरम से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इन वैक्यूम इज। यहाँ पर एक सरफेस इन्होंने दिखाया हुआ है
एक कोई इरेगुलर सरफेस है, थोड़ा धुंधला दिख रहा है, कोई इशू नहीं। यहाँ पर ये इस प्रकार से एक इन्होंने सरफेस लिया हुआ है, ठीक है जी। एक चार्ज इन्होंने अंदर रखा हुआ है 2q, एक यहाँ पर रखा हुआ है माइनस का q और एक यहाँ पर बाहर रखा हुआ है प्लस का 3q, और पूछा हुआ है कि इस सरफेस में से क्रॉस होने वाला फ्लक्स कितना है। कौन बच्चा बताएगा कितना है? गॉस थ्योरम क्या था बेटे? गॉस थ्योरम में हम क्या स्टडी करते हैं? फ्लक्स बराबर होता है बेटे q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, q इनसाइड डिवाइडेड बाय, तो किसी सरफेस के अंदर का चार्ज, तो सरफेस के अंदर ये दोनों चार्ज पड़े हुए हैं, तो टोटल कितना हो गया? इनको एडिटिविटी प्रॉपर्टी लगाते हैं हम यूनिट फर्स्ट में, तो टोटल चार्ज अंदर कितना हो गया बेटे? 2q माइनस q इज इक्वल टू q। तो यहाँ पर क्या आंसर आ गया बेटे? q बाय एप्सिलॉन नॉट, q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दे रखा है? पहला ऑप्शन ठीक। अच्छा, इसी से रिलेटेड मान लो क्यूब आ जाए, क्यूब के अंदर चार्ज दे रखा हो, क्या दे रखा हो? क्यूब के अंदर का चार्ज दे रखा हो। गॉस थ्योरम से रिलेटेड कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बेटे। जैसे मान लीजिए ये आपके पास क्यूब हो गया, ठीक है जी। यहाँ पर एक चार्ज दे दिया इन्होंने क्यूब। अब ये पूछे हैं कि इस क्यूब में से क्रॉस होने वाला फ्लक्स कितना है, तो क्यूब में से कितना फ्लक्स क्रॉस होगा बेटे? q बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर ये पूछे हैं कि किसी एक फेस में से बताओ, ये एक फेस है इस प्रकार के, इसके 6 फेस हैं, 4 तो साइड वाले, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, क्लियर। तो 6 फेस में से टोटल कितना फ्लक्स क्रॉस हो रहा है? q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस में से कितना क्रॉस होगा बेटे? q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, q बाय 6। इसी प्रकार से अगर ये पूछ लें कि x एक्सिस में से क्रॉस होने वाला फ्लक्स बताओ, तो x एक्सिस में यहाँ पर देखो 2 फेस है, एक ये वाला फेस पॉजिटिव x में, एक ये वाला फेस नेगेटिव x में। तो यहाँ से कितना फ्लक्स क्रॉस हो रहा है? q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से भी q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल x एक्सिस में से कितना हो गया? इसको 2 से गुणा कर देंगे, तो q बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। कोई समस्या किसी बच्चे को? ठीक है जी। इसी प्रकार y और z एक्सिस से पूछे तो कर लोगे? ओके। इसके बाद में एक यहाँ पर ये भी इस प्रकार से भी आ सकता है कि जरूरी नहीं कि चार्ज इसके अंदर ही रखा हो सकता है कि चार्ज हमारे पास यहाँ कहीं पड़ा हो। मान लो यहाँ चार्ज पड़ा है एक कॉर्नर पे, एक कॉर्नर पर चार्ज पड़ा है, तो इसमें से कितना फ्लक्स क्रॉस होगा बेटे? क्यूब में से। ये मैंने करवाया हुआ है आपको जब हमने गॉस थ्योरम पढ़ी थी। बोलो, इस कॉर्नर पे मान लो, आपको आसानी होगी समझने में, इससे भी बढ़िया है कि आप इस पे मान लो। देखो बेटे, हमें इस चार्ज को, यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है, इसको सेंटर में सपोज करना है। तो अगर सेंटर में सपोज करें तो उसके लिए हम कितने ऐसे क्यूब बनाएं कि ये सब के सेंटर में आ जाए। इसके पैरेलल में एक और क्यूब बना दें, मान लो इधर ऐसे ही, लाइक दिस, ऐसे करके। क्या ये सेंटर में आ गया? नहीं आया। फिर 2 क्यूब हमारी तरफ बना लें, क्या ये सेंटर में आ गया? ऊपर की सरफेस पर रह गया, वैसे सेंटर में आ गया। तो इस कितने बन गए? 2 ये हो गए, 2 हमारी तरफ 4 हो गए, 4 इसके ऊपर बन जाएंगे, तब सेंटर में आ जाएगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि 8 अगर हम बनाएं, 8 क्यूब बनाएं, तब ये चार्ज क्या आ जाएगा बेटे? सेंटर में आ जाएगा। तो 8 क्यूब में से मिलकर कितना फ्लक्स क्रॉस करवाएगा ये वाला चार्ज? 8 क्यूब में से मिलकर ये क्रॉस करवाएगा बेटे q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक में से कितना करवाएगा? q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। बोलो, कोई समस्या है किसी बच्चे को? पक्की बात है? ठीक है बच्चों, ये हो गया। इसके बाद सपोज करते हैं कि चार्ज यहाँ पड़ा हो, तब इस एक कॉर्नर के मिड पॉइंट के ऊपर। अब बताइए, q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड। क्योंकि 4 बनाएंगे ना, एक क्यूब इधर बना देंगे, 2 हमारी तरफ, तो ये मिडल में आ जाएगा। चारों में से मिला के q बाय एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स क्रॉस करवाएगा, तो एक अकेले में से कितना करवाएगा? q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार के कई सारे क्वेश्चन बेटे यहाँ से बनते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि मान लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ क्यूब हो, क्यूब की जगह हम कुछ और भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि हमने क्यूब की जगह सफियर ले लिया, फाइन। अगर हमने एक सफियर लिया और इन्होंने बोला कि भाई इसके अंदर ना डाइपोल रख दो, क्या रख दो? तो एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, और क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू इट। तो बताओ कितना फ्लक्स क्रॉस होगा? बोलो शाबाश। इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है? 0। तो फ्लक्स कितना? बाय यूजिंग विच लॉ? कौन सा लॉ यूज किया? गॉस लॉ।
क्योंकि अंदर का टोटल चार्ज कितना हो गया बेटे, 0 हो गया, माइनस क्यू प्लस क्यू बराबर है, ऐड हो गए 0 बन जाएगा। एनी डाउट टू एनीबॉडी? ठीक है जी। तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए रिलेटेड टू गॉस थ्योरम। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रेशियो ऑफ करंट I1 बाय I2 इन द फॉलोइंग सर्किट। ये एक सर्किट दिखा रखा है, इसमें I1 और I2 का रेशियो बताना है। हालांकि ये थोड़ा धुंधला दिख रहा है, बट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इन्होंने I1 लिखा हुआ है, यहाँ पर इन्होंने I2 लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो यही वाला सर्किट डायग्राम, चलो इसी को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा इसे ठीक कर लेता हूँ। देखो बेटे, यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस इन्होंने लगा रखा है ये 60 ओम का है, और यहाँ पर भी जो रेजिस्टेंस लगा रखा है वो 60 नहीं 30 ओम का है, और यहाँ पर 30 ओम का रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। क्लियर हुआ बेटे? और यहाँ पर इन्होंने 60 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है। बैटरी कितने वोल्ट की लगाई हुई है? और यहाँ से करंट कितना पास हो रहा है? I1। और यहाँ से करंट कितना पास हो रहा है? I2। अब ये कह रहे हैं कि I1 डिवाइडेड बाय I2 ये रेशो पता करने के लिए बोला है। बोलो कोई समस्या? तो बड़ा ही सिंपल है बेटे, ये जो 30 और 30 जो है ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो ये कितने का काम करेंगे? दोनों मिलकर 60 ओम का काम करेंगे। और ये 60 और ये 60 पैरेलल में है, और ये दोनों पैरेलल में और 60 वोल्ट के साथ जुड़े हुए हैं। इसका मतलब जितना भी करंट यहाँ से आएगा I, तो दोनों ब्रांचेज में 60 का रेजिस्टेंस है, इसका मतलब करंट आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। I/2 इधर, I/2 इधर। इसका मतलब ये हुआ बेटे कि I1 और I2 बराबर है, और अगर I1 I2 बराबर है तो रेशियो 1 आएगा। बराबर है तो रेशियो 1 आएगा। अच्छा, ये कितना होगा? अगर हमें ऐसा पता करना है तो फिर ये बड़ा इजी है। I कितना आ जाएगा बेटे? I = V डिवाइडेड बाय R टोटल। V कितना दे रखा है? 60। टोटल R कितना है बेटे? 30 और 30 हो गया 60। 60 और 60 का पैरेलल हो गया 30। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका मतलब 30 ओम हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया, तो करंट कितना आ गया बेटे? 2 एम्पियर करंट आ गया। 2 एम्पियर करंट आ गया, तो यहाँ से कितना जाएगा बेटे? यहाँ से हमें क्या पता करना है? करंट पता करना है। तो I = क्या आता है? V/R। अगर इस अकेली ब्रांच की बात करें तो देखो बेटे, ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच पैरेलल में जुड़े हुए हैं, और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है। इसका मतलब इसको भी 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, इसको भी 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। तो V की वैल्यू 60 और टोटल रेजिस्टेंस इस अकेली ब्रांच का 60/60 1 एम्पियर। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है। तो कई सारे तरीके से हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, ओम्स लॉ से रिलेटेड। बोलो कोई डाउट है तो और बात करते हैं इस बारे में। है कोई डाउट? अगली तरफ चलते हैं। ए पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर। एक पॉजिटिव चार्ज ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी? आप यूं समझिए कि एक पॉजिटिव चार्ज आपकी तरफ आ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज अगर आपकी तरफ आ रहा है तो चार्ज के मूवमेंट की वजह से करंट होगा कि नहीं होगा बेटे? yes, और करंट होने की वजह से उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? yes, हाँ जी। तो बोलो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसे होगी? ऑप्शन देखिए आप, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके कुछ दे रखा है। कहाँ गया क्वेश्चन? कहाँ गया? ये रहा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज राइट लेफ्ट। देखो बड़ा ही सिंपल है बेटे, राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। ये मैं मान लेता हूँ कि ये पेन जो है ये एक पॉजिटिव चार्ज है, मेरी तरफ आ रहा है। अगर ये मेरी तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में करंट चलता है, तो करंट मेरी तरफ है। अगर करंट मेरी तरफ है, राइट हैंड में इसे होल्ड करूंगा तो जो अंगूठा है वो करंट की डायरेक्शन में है, तो घूमती हुई उंगलियां किसकी डायरेक्शन दिखा रही हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो मैं ये किधर घूम रही है बेटे? एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। आप सब बच्चे ऐसा करके देख सकते हैं अपने आप से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगला क्वेश्चन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस R, या ये कुछ R दे रखा है इन्होंने, फ्रॉम ए स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ कैरिंग करंट I इज गिवन बाय। कोई एक इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट कंडक्टर है बेटे, उससे R डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये पूछा है इन्होंने। बताओ शाबाश कितना होगा? देखो ये हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें से करंट I पास कर रहा है, और ये हमारे पास R डिस्टेंस दे रखा है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। बेटे ये आप बच्चों ने μ0I डिवाइडेड बाय 2πr आप बच्चे पहले से कैलकुलेट करे हुए हैं, हाँ या ना बोलो? इसे हम बायोट-सैवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन में भी कर सकते हैं, एम्पियर सर्कुलर लॉ की एप्लीकेशन में भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ? इसी प्रकार इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन और आता है कि जो ये सर्कल लेते हैं करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, बायोट-सैवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन है ना। एक तो इसके यहाँ पर एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ सेंटर पर निकालें तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कितना होगा बेटे? बोलो शाबाश। μ0I डिवाइडेड बाय 2r।
म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई, ये दोनों मैंने साथ में इसलिए बताया क्योंकि लगभग दिखने में एक जैसे दिखते हैं, बस पाई का फर्क है। और बच्चा पाई किस में लगाता है, सर्कल वाले में लगाता है क्योंकि उसकी लेंथ 2 पाई आर होती है इसलिए, बट ऐसा है नहीं। स्ट्रेट वाले में फार्मूले में नीचे 2 पाई आर आएगा, सर्कल वाले में सिर्फ 2 आर आएगा। डेरिवेशन में हम ऑलरेडी इसे समझ चुके हैं। एनी डाउट एनीबॉडी? ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन हमारे पास बायोट-सैवर्ट्स लॉ से रिलेटेड था। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा लोरेंट्ज फोर्स F ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय। लोरेंट्ज फोर्स क्या होता है बेटे? लोरेंट्ज फोर्स होता है कि अगर आप एक साथ, आप मीन्स चार्ज्ड पार्टिकल, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल एक साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड में चले। जैसे मान लीजिए हमारा ये कमरा है, इस कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, इस दीवार को पॉजिटिव मान लें, इसको नेगेटिव मान लें, तो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और नीचे वाले फर्श को हम नॉर्थ पोल मान लें और छत को साउथ पोल मान लें, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो एक साथ मैग्नेटिक फील्ड भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, और इसमें हम कोई चार्ज को चलाना चाहे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो प्रोटॉन हो, तो फिर उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा उसे हम लोरेंट्ज फोर्स बोलते हैं। और उसका फार्मूला पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम पढ़ चुके हैं। क्या बोलो शाबाश फटाफट से। पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स QV और मैग्नेटिक फोर्स Q इंटू V क्रॉस V। यहाँ से हम अगर इस चार्ज Q को कॉमन ले लेते हैं तो Q बाहर आ जाता है, अंदर रह जाता है बेटे E इंटू V क्रॉस प्रोडक्ट V। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए चार्ज की जगह -E लगा दिया, सो दिस विल बी द फार्मूला। अब बच्चों ने लोरेंट्ज फोर्स देखा होता है तो बच्चे इस फार्मूले को लगाते हैं, लेकिन क्योंकि लोरेंट्ज फोर्स जो प्रोटॉन पर लगेगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पर लगेगा, तो इसलिए ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। टू लीनियर पैरेलल करंट कंडक्टर, सॉरी, टू लीनियर यानी स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में बेटे कौन सा ऑप्शन ठीक है? ABCD। अट्रैक्ट ईच अदर, रिपेल ईच अदर, नॉट प्रोड्यूस फोर्स ऑन ईच अदर, या नन ऑफ दीज। हमने पैरेलल करंट करे हुए ना, पैरेलल करंट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं कि रिपेल? अट्रैक्ट करते हैं। पैरेलल होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में अगर करंट जा रहा हो। ये करा है ना हमने, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर करंट की डायरेक्शन बदल दें, हम एक को ऊपर ले लें एक को नीचे ले लें, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है जी, सो इट्स आंसर विल बी रिपेल ईच अदर। अगला बेटे ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी बोलो नेगेटिव होती है बेटे। क्या होती है? नेगेटिव होती है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, पैरामैग्नेटिक की स्मॉल पॉजिटिव होती है और फेरोमैग्नेटिक की हाईली पॉजिटिव नंबर होती है। क्लियर हुआ? और रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर, वो भी बता दो शाबाश। अगर ये ससेप्टिबिलिटी की जगह रिलेटिव परमिएबिलिटी पूछे देन रिलेटिव परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी के बीच में ये रिलेशन है बेटे, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस चाई एम, 1 प्लस चाई एम। तो ससेप्टिबिलिटी में अगर हम एक जोड़ दें तो क्या आ जाता है? रिलेटिव परमिएबिलिटी आ जाता है। आई बात समझ में क्या? ठीक है। तो ये जो नेगेटिव है ना बेटे, ये कितना नेगेटिव होता है? एक्चुअली ये स्मॉल नेगेटिव होता है, 0 और -1 के बीच का कोई नंबर। ठीक है, तो इसमें अगर हम एक जोड़ देंगे तो ये 0 के आसपास की वैल्यू रहती है, बट पॉजिटिव रहती है। क्लियर हुआ? इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग सी ओनली। अगला क्वेश्चन बात कर रहे हैं, एसी सर्किट में कैपेसिटर है, सिर्फ कैपेसिटर। फेज रिलेशनशिप बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ। हाँ जी बेटे, करंट और ईएमएफ के बीच में फेज रिलेशनशिप क्या होगा अगर हमारे पास सी ओनली सर्किट है? तो यूनिट 4 हमने पढ़ा है ना, यूनिट 4 का सेकंड चैप्टर एसी अल्टरनेटिंग करंट वाला, उसमें सी ओनली, आर ओनली, एल ओनली सर्किट स्टडी किए हैं। तो बताइए क्या फेज रिलेशनशिप होगा? बोलो बोलो। अरे बोल दो भैया, तो गलत हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। और क्या होना है? 90 डिग्री। कौन आगे कौन पीछे? करंट आगे, बस ठीक है। आई लीड ईएमएफ बाय 90 डिग्री, आई लीड्स द ईएमएफ बाय 90 डिग्री। ये रहा ऑप्शन बी, आई लीड्स द ईएमएफ बाय 90 डिग्री। अगला बेटे द पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट एसी इज। 220 वोल्ट का अगर अल्टरनेटिंग करंट हो हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, तो उसकी पीक वैल्यू कितनी होगी, यानी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? बोलो बेटे। आरएमएस और मैक्सिमम वैल्यू में क्या रिलेशन होता है?
इन्होंने आरएमएस दे रखा है। तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि 220 वोल्ट जो वैल्यू दी होती है बेटे वो आरएमएस वोल्टेज होता है। कौन सा वोल्टेज होता है? तो 220 वोल्ट इन्होंने दे रखा है। आपको वी नोट पूछ रखा है तो √2 इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो। तो 220 इंटू √2, 220 इंटू। इसी प्रकार से अगर ये कोई मैक्सिमम करंट पूछते तो यहाँ पर आरएमएस करंट को हम √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हुआ? ओके फाइन। अब हम आगे बात करते हैं। अब हमारे पास आ गया जी, अगर ई और बी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को रिप्रेजेंट करें ईएम वेव में, तो कौन सा ऑप्शन डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव दिखाएगा? कौन सा ऑप्शन डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव दिखाएगा? देखिए बेटे, अगर जनरली जो हम डायग्राम कंसीडर करते हैं वो डायग्राम क्या है हमारे पास, एक्स डायरेक्शन में मान लीजिए हमने वेव ले लिया और वाई डायरेक्शन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया और जेड डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया। तो अगर हम ई को बी से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एक्स एक्सिस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ई से बी को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, जेड हमारी तरफ है ना इधर, तो हम राइट हैंड की उंगलियों को वाई एक्सिस से जेड एक्सिस की तरफ घुमाएंगे तो एक्स एक्सिस की तरफ हमारा थंब है। फाइन, ठीक है जी। तो ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ से ये जो डायरेक्शन है दैट विल बी गिवन बाय ई क्रॉस बी, दैट द डायरेक्शन इज गिवन बाय ई क्रॉस बी। अकॉर्डिंग टू मी इसमें और बढ़िया होता अगर ये भी बता देते कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वाई और जेड में कौन कौन सा है। भाई वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है कि जेड में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, ये भी डायरेक्शन दी होती तो हम और बढ़िया ढंग से बता सकते हैं। इट्स क्लियर? क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ई क्रॉस बी जो है हमारे पास उससे जस्ट उल्टा बी क्रॉस ई है। तो अगर हम ई और बी की पोजीशन बदल दें, अगर वाई एक्सिस की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ले लें और जेड एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें तो इसकी डायरेक्शन उधर हो जाएगी। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन रह गया? अच्छा ये रह गया, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू डीसी बाय प्योर इंडक्टेंस। प्योर इंडक्टेंस क्या होता है बेटे? हाँ जी, एल ओनली। एल ओनली कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा? रेजिस्टेंस मतलब रिएक्टेंस। रिएक्टेंस कितना होता है बेटे? एक्सएल। एक्सएल क्या होता है बेटे? ओमेगा इंटू एल। ओमेगा की जगह 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू एल। तो अगर इन्होंने फ्रीक्वेंसी दे रखा है, क्या कुछ दे रखा है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू डीसी दे रखा है इन्होंने बेटे। क्या दे रखा है? डीसी, यानी डायरेक्ट करंट दे रखा है। तो अगर हमारे पास डायरेक्ट करंट होता है तो डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है बेटे। डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0। पता है ना क्यों 0 होती है? क्योंकि वो साइकिल में नहीं चलती, वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। देखो अल्टरनेटिंग जो करंट है उसकी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है, क्यों? साइकिल में चलती है। लेकिन डीसी तो सीधा चलता है, तो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्रीक्वेंसी 0। फ्रीक्वेंसी 0 है तो इसको 0 से गुणा कर दो तो रिएक्टेंस कितना आ जाएगा बेटे? 0 आ जाएगा। ये एल ओनली में इन्होंने पूछा। अगर सी ओनली में पूछते तो सी ओनली में एक्स बराबर होता है बेटे 1 बाय ओमेगा सी। तो एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई न्यू सी। न्यू को 0 पुट करने पर एक्स इनफाइनाइट आ जाता है। तो इसका मतलब अगर ये डीसी की बात करें और कैपेसिटर के बारे में पूछे तो इनफाइनाइट रिएक्टेंस, इंडक्टर के बारे में पूछे तो 0 रिएक्टेंस। क्लियर हुआ बेटे? फाइन, चलिए आगे बात करते हैं हम। कोई क्वेश्चन ना? अब हमारे पास, अच्छा ये जो क्वेश्चन था सी ओनली वाला, इसमें अगर एल ओनली आता तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक होता? कैपेसिटर की जगह अगर इंडक्टर होता तो ई लीड करता करंट को 90 डिग्री से। अगर इसकी जगह रेजिस्टर होता तो आर ओनली सर्किट होता तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक होता। एनी डाउट? ठीक है। और अगर आर एल सी सीरीज सर्किट होता तो कौन सा ऑप्शन ठीक होता? अगर ऑप्शन यही चारों होते तो कौन सा ठीक होता? नन ऑफ दीज, क्योंकि उसमें V और I के बीच में फेजर रिलेशनशिप होता है बट 0 और 90 नहीं होता, कोई बीच का एंगल होता है जिसको हम टेंजेंट फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय आर वाले फार्मूले से ड्राइव करते हैं। हाँ या ना बोलो? ठीक है बच्चों। अब कौन सा क्वेश्चन करना है हमने को? अच्छा अब इसके आगे हैं एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस है। एसर्शन रीजन टाइप जो क्वेश्चंस हैं वो क्या होता है? देखिए यहाँ पर गाइडलाइंस दी हुई हैं। एक एसर्शन होता है, मतलब एक स्टेटमेंट होती है, और एक उसका रीजन, भाई वो जो स्टेटमेंट दी है उसका ये कारण है, ये बताया होता है। तो अगर तो एसर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, और जो एसर्शन है उसका रीजन उसको सही से एक्सप्लेन करता है, तो ऑप्शन ए ठीक होता है। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। एसर्शन कोई भी एक स्टेटमेंट होती है बेटे, और रीजन उसका कारण होता है। अगर दोनों ठीक है और कारण भी एक्सप्लेन कर रहा है उसको, एसर्शन को, तो ऑप्शन ए।
दूसरा, अगर है तो दोनों ठीक लेकिन रीजन ऊपर वाले को सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा तो फिर बी ऑप्शन। तीसरा, अगर अकेला असर्शन ठीक है रीजन फॉल्स है तो ऑप्शन सी, और अगर दोनों ही गलत हैं असर्शन भी रीजन भी तो ऑप्शन डी। अब आपने देखना है, अब हमारे पास असर्शन दे रखा है इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ करंट थ्रू देमसेल्व्स। इंसुलेटर अपने में से करंट को फ्लो नहीं होने देते, ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। रीजन दे रखा है दे हैव नो फ्री चार्ज कैरियर्स, क्योंकि इंसुलेटर में फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते। हाँ जी बोलो, ये ट्रू है कि फॉल्स है? हाँ जी, फ्री चार्ज कैरियर किसे कहते हैं? हम कहते हैं जो कंडक्शन बैंड में हो, और इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड में होते नहीं, वैलेंस बैंड में होते हैं, और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक लार्ज बैंड गैप होता है। इसका मतलब ये भी ट्रू है और ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन भी है। क्लियर हुआ? तो हमारे पास ऑप्शन ए ठीक आ गया। अगला, द कनेक्टिंग वायर्स आर मोस्टली मेड ऑफ कॉपर। ज्यादातर कनेक्टिंग वायर्स जो होती हैं वो कॉपर की बनी होती हैं। यस। रीजन दे रखा है क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो कॉपर की हाई है, ये भी ठीक है, इसी कारण से बना होता है ना? ठीक है, तो ये भी ऑप्शन ए इसका ठीक आएगा। हालांकि इसके कई और सारे भी रीजंस हो सकते हैं बट ये बेस्ट सुटेबल रीजन है। अगला, पोल्स ऑफ ए मैग्नेट कैन नेवर बी सेपरेटेड। कोई जो मैग्नेट है उसके पोल को अलग अलग नहीं कर सकते कि नॉर्थ अलग कर दिया साउथ अलग कर दिया। सही है कि गलत? सही है। रीजन दे रखा है क्योंकि ईच एटम ऑफ ए मैग्नेट मटेरियल इज ए मैग्नेट इटसेल्फ। मैग्नेट का हर एक एटम भी अपने आप में एक मैग्नेट होता है, ये इसका रीजन है। यस, बिल्कुल करेक्ट है। अगला, ए कंडेंसर विल ब्लॉक डीसी। कंडेंसर कैपेसिटर को कहेंगे बेटे हम, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस इज कॉल्ड कंडेंसर। तो ये कह रहा है कि डीसी को ब्लॉक कर देता है कंडेंसर। क्या ये बात ठीक है? हाँ जी। कितना रिएक्टेंस देता है अभी पढ़ा हमने, एक्सी कितना है डीसी के लिए? इनफाइनाइट। तो डीसी को ब्लॉक कर देगा, बात बताओ। तो स्टेटमेंट ठीक है। रीजन, क्योंकि डीसी करंट में फ्रीक्वेंसी 0 होती है इसलिए रिएक्टेंस इनफाइनाइट होती है, ये भी ठीक है। तो एवरीथिंग इज ओके। क्या यहाँ तक सब बच्चों को समझ आ गया? तो ये थे बेटे हमारे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस या फिर एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर टाइप न्यूमेरिकल्स और व्हाटएवर इज गिवन इन दिस पेपर। ओके।